प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करते हैं कार्यपालिकाओं के कार्य। अर्थात जब हम संपूर्ण विश्व की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में आधुनिक समय में सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही हैं। इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कार्यपालिका के कार्य समझाएंगे। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो नोट कीजिएगा कार्यपालिका के कार्य। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि हम जब कार्यपालिका के कार्य की बात कर रहे हैं तो केवल भारत की कार्यपालिका के कार्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका के कार्यों को समझाएंगे। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका आधुनिक समय में क्या क्या कार्य करता है, इस बात को हम समझा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो मूल बात यह है कि प्राचीन समय में वास्तव में राजनीतिक संरचना का विभिन्नीकरण नहीं हुआ था। राजा ही अपने आप में कार्यपालक था, वही व्यवस्थापक था, वही न्यायपालक था। तो इसका मतलब प्राचीन समय में कार्यपालिकाएं वास्तविक रूप में कार्य करती थी। मध्य युग के अंतर्गत भी राजनीतिक संरचना का विभिन्नीकरण नहीं हुआ, मतलब वास्तविक रूप में मध्य युग के अंतर्गत भी कार्यपालिकाओं के द्वारा ही व्यवस्थापन और न्यायिक कार्य भी किए जाते थे। हाँ, आधुनिक युग के अंतर्गत धीरे धीरे राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण होना शुरू होता है। जिस देश के अंतर्गत पूर्ण रूप में राजनीतिक विभिन्नीकरण हो जाता है, संरचनाओं का भूमिका विभिन्नीकरण हो जाता है, उस देश की राजनीति विकसित होती है। लेकिन विकासशील देशों की राजनीति इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालक और न्यायपालिका का भूमिका विभिन्नीकरण नहीं हुआ है। एक संरचना के द्वारा ही दूसरी संरचना से संबंधित कार्य भी किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अब अगली बात यह है कि वास्तव में 19वीं सदी के अंतर्गत, अर्थात 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जब हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वास्तव में 19वीं शताब्दी में व्यवस्थापिकाएं शक्तिशाली थी। अर्थात व्यवस्थापिकाओं के द्वारा कार्यपालिकाओं की बनिष्पत कार्य ज़्यादा किए जाते थे, ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग किया जाता था। मगर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक वास्तव में कार्यपालिकाएं और व्यवस्थापिकाएं ये एक दूसरे का सहयोग कर रही थी, जिसे कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सहमिलन का युग कहा जाता है। नोट कीजिएगा, कब? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से और दूसरे विश्व युद्ध तक का जो काल है वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाओं के सहमिलन का युग है। मतलब इस समय में आप ये नहीं कह सकते कि कार्यपालिकाएं शक्तिशाली, व्यवस्थापिकाएं शक्तिशाली नहीं। ये दोनों ही वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करने में एक दूसरे का सहयोग कर रही थी। परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया में परिस्थितियां बदल जाती हैं। वो क्या परिस्थितियां हैं, इनकी चर्चा हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें टॉपिक ये होगा कि कार्यपालिकाओं की शक्तियां क्यों बढ़ रही हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में परिस्थितियां बदल जाती हैं और कार्यपालिकाओं के कार्य और शक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आज हम इसी बात को लेंगे कि वास्तव में आधुनिक समय में कार्यपालिकाओं के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपालिका के कार्यों को हम ठीक से समझें, इसके लिए सबसे पहले नोट कीजिएगा कि कार्यपालिका के कार्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। नंबर 1, कार्यपालिका के संवैधानिक कार्य। नोट करें, कार्यपालिका के संवैधानिक कार्य। दूसरा है कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य और तीसरा है कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य। ये 3 भाग ऐसे हैं कि ये तीनों भाग आप समझ जाइएगा। पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के द्वारा क्या कुछ कार्य किया जाता है, आप आसानी से उनको समझ जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना है
कि जो ये संवैधानिक कार्य हैं और संकटकालीन कार्य हैं, भाई दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत संवैधानिक कार्य और संकटकालीन कार्यों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत ही कर दिया जाता है। इसलिए कार्यपालिकाएं इन दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप में शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। संविधान में जैसा उल्लेखित है, जैसा वर्णन किया गया है, जैसा लिखा गया है, जैसा कहा गया है, उसके अनुरूप ही कार्यपालिकाओं को कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए इन दोनों कार्यों के संदर्भ में कार्यपालिकाएं स्वतंत्र नहीं होती हैं। हाँ, जब हम राजनीतिक कार्य का अध्ययन करते हैं, मतलब इसके तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं, कार्यपालिकाओं के राजनीतिक कार्य, तो ध्यान देंगे यहाँ वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं स्वतंत्र रूप में शक्तियों का प्रयोग करती हैं और इसी ही राजनीतिक कार्य के आधार पर ये कहा जाता है कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, आज के दिन कार्यपालिकाओं के कार्यों की संख्या और शक्तियों में व्यवस्थापकों के बनिस्पत बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। इन राजनीतिक कार्यों के आधार पर ये बात कहेंगे, नोट कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थी गलती करते हैं, ये विद्यार्थी तो ये समझ जाते हैं कि कार्यपालिकाओं की शक्ति में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब राजनीतिक कार्यों की शक्ति में वृद्धि हो रही है, संवैधानिक कार्य भी बढ़ रहे हैं और संकटकालीन कार्य भी। नहीं, ये बात सत्य है कि इनमें भी इनके कार्य शक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन जब तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, तो भाई राजनीतिक कार्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आधुनिक समय में। ठीक है, तो 3 पार्टों के आधार पर समझेंगे और इसके बाद में मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी बनाया। इस डायग्राम से हम इन सभी कार्यों को स्पष्ट कर देंगे और इसके बाद में जो कार्यपालिका के कार्य हैं, इन कार्यों के कुछ नियामक भी होते हैं। ये भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और स्नातक स्तर के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को ये बात बहुत ही ज़रूरी है समझना। अगर इसको नहीं समझेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कार्यपालिका के कार्य फिर बिंदु रटने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये कार्यपालिका के संवैधानिक कार्य हैं, संकटकालीन कार्य हैं और राजनीतिक कार्य हैं, वास्तव में कार्यपालिका के कार्यों के कुछ नियामक भी होते हैं। मतलब कार्यपालिका के कार्यों को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व भी होते हैं। कार्यपालिका के कार्यों को निर्धारित करने वाले तत्व ही कार्यपालिका के कार्यों के नियामक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में दुनिया की सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों के किस निर्धारक तत्व होते हैं, क्या कह रहा हूँ, कुछ निर्धारक तत्व होते हैं जिन्हें नियामक कहा जाता है। तो इन नियामक या इन तत्वों में अंतर होने के कारण सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों में कुछ अंतर जरूर देखने में मिलता है, लेकिन फिर भी ये तीनों कार्य किसी न किसी रूप में किए ही जाते हैं। हाँ, कार्यपालिका के कार्यों की कुछ नियामक या निर्धारक तत्व अवश्य होते हैं। इनकी चर्चा हम इन 3 भागों को समझाने के बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए अब इधर आइए। नंबर 1, पहला भाग है कार्यपालिका के संवैधानिक कार्य। ध्यान दें, कार्यपालिका के संवैधानिक कार्यों का उल्लेख सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत संविधान में कर दिया जाता है। अब वह चाहे संविधान लिखित है या अलिखित है, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तो परंपराओं के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाती है, अभिसमूह के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाती है, या संवैधानिक परंपराओं के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला संवैधानिक कार्य कार्यपालिका का, नोट करें, विदेश संबंधों का संचालन, अर्थात वास्तव में कार्यपालिकाओं के द्वारा आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित कार्य किया जाता है। आंतरिक मतलब अपने देश के अंतर्गत शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। और अन्य राज्य, यहाँ देखिएगा, अन्य राज्य, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम समाज होगा, यहाँ पर कार्यपालिका पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट है, यहाँ राज्य और यहाँ समाज। मैं समझा रहा हूँ, यहाँ वास्तव में कार्यपालिका, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, कार्यपालिका। तो हम कार्यपालिका के कार्य की चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में कार्यपालिका भी आती है, व्यवस्थापिका भी आती है, न्यायपालिका भी आती है, राजनीतिक दल भी आता है, दबाव समूह भी आता है, हित समूह भी आते हैं, सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जिसमें हम केवल कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करती है। मतलब जो मुख्य कार्यपालक होता है वही अन्य देशों से संधि समझौते करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो मुख्य कार्यपालक होता है, जिसे कि कहीं राष्ट्रपति कहा जाता है, कहीं प्रधानमंत्री कहा जाता है, अध्यक्षता करता है। मतलब उन सम्मेलनों और सभाओं की अध्यक्षता भी मुख्य कार्यपालक के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में अन्य देशों के अंतर्गत राजदूत नियुक्त करना और दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत करना, यह भी कार्यपालिका का ही कार्य है। तो कहने का मेरा भावार्थ है कि वास्तविक रूप में विदेश नीति से संबंधित जो कार्य है वह कार्यपालिकाओं के द्वारा है किया जाता है। फिर चाहे अमेरिका की कार्यपालिका का अध्ययन करें, भारत की कार्यपालिका का अध्ययन करें, ब्रिटेन की कार्यपालिका का अध्ययन करें, जापान, स्विट्जरलैंड, दुनिया की किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन कीजिएगा। विदेश नीति से संबंधित कार्य मुख्यतः कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ये बात सत्य है कि व्यवस्थापिका का भी समर्थन लिया जाता है जब कभी संधि की जाती है, लेकिन यहाँ ये भी देखा गया है कि व्यवस्थापिकाओं को भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जब वहाँ का राष्ट्रपति दूसरे देशों से संधि करे, भाई राष्ट्रपति वहाँ का मुख्य कार्यपालक है, कार्यपालिका का प्रधान है, ठीक है। वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही मुखिया होता है, वही राज्याध्यक्ष, वही शासनाध्यक्ष। हाँ, संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो मुखिया होते हैं, एक औपचारिक दूसरा वास्तविक, या एक राज्याध्यक्ष दूसरा शासनाध्यक्ष। भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो यहाँ विदेश नीति से संबंधित कार्य, भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ, यहाँ विदेश नीति से संबंधित कार्य विशेषकर कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि वास्तविक कार्यपालक है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति ही है, एक ही तो अध्यक्ष है वहाँ कार्यपालिका का। तो राष्ट्रपति दूसरे देशों से जब संधि करता है तो संविधान में ये प्रावधान है कि सीनेट से उसका समर्थन जरूर लेना पड़ेगा, मतलब समर्थन कराना होगा। किससे? सीनेट से, मतलब कांग्रेस का दूसरा सदन है जो, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका से समर्थन लेना जरूरी है। लेकिन भाई जब वहाँ के राष्ट्रपति को ये लगता है कि मेरे द्वारा जो दूसरे देश से संधि की जा रही है उसको सीनेट स्वीकार नहीं करेगी, तो फिर पता है आपको राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति ही कह देगा कि नहीं, हम संधि नहीं कर रहे, हम तो समझौते कर रहे हैं, और समझौते के लिए सीनेट का समर्थन कराने की आवश्यकता नहीं। तो बच निकल गया ना राष्ट्रपति, सर्वेसर्वा कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। तो इसका मतलब विदेश नीति से संबंधित कार्य मुख्यतः कौन करता है? मुख्य कार्यपालक, मतलब कार्यपालिका, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यों का संचालन। नोट करें, राष्ट्रीय कार्यों का संचालन। देखो भाई, वास्तव में कार्यपालिकाओं के द्वारा ही जो ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके द्वारा नीति और निर्णय लिए जाते हैं, जिसको कि डेविड स्टर्न की भाषा में आउटपुट कहा जाता है, ठीक है, आउटपुट कहा जाता है। तो यहाँ नीति और निर्णय, नीति और निर्णय, नीति और निर्णय, तो इनकी क्रियान्वित कौन करेगा? कार्यपालिका ही तो करेगी। भाई व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का संचालन, क्रियान्विति कौन करेगा? भाई कार्यपालिका ही तो करेगी। तो वास्तविक रूप में राष्ट्रीय कार्यों का संचालन मतलब किसी भी देश के अंतर्गत आप कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो वास्तव में सभी देशों के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासन का संचालन करना, उसका नियंत्रण, निर्देशन, निरीक्षण, ये सब कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में पूरा जो प्रशासन होता है उस पूरे प्रशासन की निगरानी कार्यपालिकाओं के द्वारा ही की जाती है। इसलिए आप ये कहेंगे कि राष्ट्रीय कार्यों का संचालन कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है सैनिक कार्यों का संचालन। ध्यान दें, वास्तव में जब सैनिक कार्य की बात आती है तो ध्यान दें, चाहे युद्ध का संचालन करना हो, युद्ध की घोषणा करनी हो, दुनिया के सभी देशों में कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यपालिकाएं ही युद्ध की घोषणा करती हैं, कार्यपालिकाएं ही युद्ध का संचालन करती हैं। और जो मुख्य कार्यपालक होता है, जिसे कहीं राष्ट्रपति कहा जाता है, कहीं प्रधानमंत्री कहा जाता है, संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रधान होते हैं, ये बात ठीक है, राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। तो मुख्य कार्यपालक होता है वही वास्तव में तीनों सेनाओं का सेनापति होता है।
मुख्य कार्यपालक ही सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सैनिक गतिविधियों का जो संचालन किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। हाँ, जहाँ तानाशाही शासन प्रणाली है वहाँ भी सर्वे सर्वा मुख्य कार्यपालक ही होता है, और वह किसके सहारे से होता है? वास्तविक रूप में वह सैनिकों के सहारे से ही शक्तिशाली होता है। मतलब सेना का समर्थन मिलता है तो ही वह मुख्यतया शक्ति का प्रयोग, सत्ता का प्रयोग कर सकता है, और फिर उसके इशारे पर सैनिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। किसके इशारे पर? मुख्य कार्यपालक। तो वास्तविक रूप में सैनिक कार्यों का संचालन भी कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। आप भारत में देखिएगा, यहाँ पर वास्तविक रूप में जो हमारा मुख्य कार्यपालक है जिसे कि राज्याध्यक्ष कहा जाता है। भारत में 2 अध्यक्ष है ना कार्यपालिका, क्योंकि संसदात्मक प्रणाली है। राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि नहीं? अब ये एक अलग बात है, हमारा राष्ट्रपति नाम मात्रा का प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, वास्तविक हमारा प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक रूप में तो ठीक है, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति शक्ति दी गई है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। अच्छा, चौथा है व्यवस्थापन कार्यों का संचालन। अब देखो, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो आउटपुट, मतलब जो नीतियां, निर्णय, कानून बनाए जाते हैं, वास्तव में कार्यपालिकाएं भी किसी न किसी रूप में विधि निर्माण में, निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों? देखिए भाई, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली हो जैसा कि ब्रिटेन और भारत में, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो जैसा अमेरिका में, भाई वास्तव में दोनों ही प्रकार के प्रतिमानों के अंतर्गत आज मंत्रिमंडल सर्वेसर्वा होता जा रहा है। मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा ही किस प्रकार के कानून बनाने हैं इसकी पहल की जाती है, फिर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का नाम सब देश में हो सकता है अलग अलग हो, जैसे अमेरिका में कांग्रेस है, ब्रिटेन में संसद है, जापान में डायट है, नाम जो भी है। हम तो ये कहेंगे कि पहले मंत्रिमंडल किस प्रकार के कानून बनाने हैं इसका प्रस्ताव तैयार करते हैं, इसकी पहल करते हैं, व्यवस्थापिका में भेजते हैं। अब पहल मंत्रिमंडल कर रहा है तो इसका मतलब कार्यपालिका और मंत्रिमंडल ही तो कार्यपालिका है। तो पहल कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल। तो कार्यपालिका यहाँ मुख्य होगी। इसके बाद में चूँकि व्यवस्थापिका में इनका बहुमत होता है, व्यवस्थापिका पारित करती है, संसद पारित कर देती है। इसके बाद में अंतिम रूप में कुछ विधेयक पर हस्ताक्षर किसके होंगे? जो उस देश का राज्याध्यक्ष होगा। तो राज्याध्यक्ष मुख्य कार्यपालक ही तो होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के अंतिम रूप में हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वो अधिनियम बन ही नहीं सकता। चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के अंतर्गत भी अंतिम रूप में अगर वहाँ की कांग्रेस कोई कानून पारित कर देती तो अंतिम रूप में वहाँ पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने ही होंगे। तो पहल करने में भी कार्यपालिका मुख्य है, और अंतिम रूप में वहाँ उस विधेयक को अधिनियम का दर्जा तभी मिलेगा जबकि मुख्य कार्यपालक हस्ताक्षर कर देगा। तो मुझे बताइए, कानून बनाने में भूमिका हुई या नहीं हुई? और भाई संसदात्मक शासन प्रणाली में तो सच में ही मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका ही, मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि कानून बनाने में, किस प्रकार के कानून बनाने हैं, मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका मुख्य होती है। इसलिए व्यवस्थापन कार्य भी कार्यपालिका करती है। हाँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात आती है, ठीक है, वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिकाएं पृथक पृथक होती है, लेकिन भाई वहाँ भी जो मुख्य कार्यपालक है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस को, मतलब अमेरिका की जो व्यवस्थापिका उसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस को समय समय पर संदेश देता है, समय समय पर देश की स्थिति से कांग्रेस को अवगत कराता है अमेरिका का राष्ट्रपति। और अमेरिका के जो सुझाव राष्ट्रपति दे रहे हैं, मतलब पूरे देश के बारे में कांग्रेस को जो सुझाव राष्ट्रपति दे रहे हैं, उन सुझावों को कांग्रेस मानती है। क्योंकि कांग्रेस यदि राष्ट्रपति के जो सुझाव उनको नहीं मानती है तो तय मानिएगा अंतिम रूप में तो विधेयक को कहाँ जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति को पास जाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा और पॉकेट वीटे जेबी निषेध अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति से टक्कर ली जाए। तो इसलिए
भाई कानून बनाने की पहल करने में भी कार्यपालिका मुख्य होगी, और अंतिम रूप में एक विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जबकि सभी देशों के अंतर्गत मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसे कि राष्ट्राध्यक्ष की संज्ञा दी जाती है, उसके हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं व्यवस्थापन कार्यों का संचालन भी करती हैं। मतलब इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने में भी, और कानून पारित हो जाता है, एक विधेयक अधिनियम बन जाता है, तो उसका संचालन करने में भी कार्यपालिका मुख्य होती है। पांचवा है आर्थिक कार्यों का संचालन। ध्यान दें, आधुनिक समय में चूंकि समझे भाई, राज्य का स्वरूप बदल गया है आज। ऐसा क्यों बोला मैंने? प्राचीन समय का राज्य डंडे वाला राज्य था। डंडे वाला राज्य मीन्स पुलिस राज्य। पुलिस राज्य मीन्स प्राचीन समय में जो राज्य था वह केवल व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करता था, बस। जन कल्याण के कार्यों से कोई लेना देना नहीं था, तो राज्य के कार्यों की संख्या नहीं बढ़ी इतनी, ठीक है। लेकिन आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप बदल गया है। आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है? लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य होगा तो मुझे बताइए, क्या राज्य जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगा बस, या जन कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन भी करेगा? हाँ, जनता के कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी इसे संचालित करनी पड़ेंगी। मतलब जनता के कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य भी इनको करने पड़ेंगे। तो इसलिए जैसे ही राज्य का स्वरूप बदल जाता है और राज्य एक पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन जाता है, तो वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के द्वारा ही आर्थिक कार्यों का भी संचालन किया जाने लगा। ऐसा कैसे? सभी देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो बजट होता है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जो बजट होता है, देखो बजट बूजट शब्द से निकला है। बूजट शब्द का मतलब होता है थैला खोला गया, थैला खोला गया। तो जो बजट होता है भाई, वो प्राचीन समय के अंदर क्या था, उसे एक थैले के अंतर्गत ही जो भी विवरण होता था आय व्यय का, एक थैले के अंतर्गत लाया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे ब्रीफ केस मतलब सूटकेस के अंतर्गत लाना शुरू हो गया। और वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो आज तो डिजिटल व्यवस्था हो गई। आज तो हमारा भारत ही या पूरी दुनिया के बारे में हम कहेंगे, जैसे भारत की बात करते डिजिटल इंडिया हो गया। तो ऐसी स्थिति में भाई वो सूटकेस का ज़माना भी गया है और थैले का ज़माना भी जा चुका है। तो डिजिटल बजट तैयार हो रहे हैं। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। और वास्तव में जो ये आय व्यय का ब्यौरा होता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। हाँ, ये बात सत्य है कि जब तक व्यवस्थापिकाओं की सहमति नहीं मिलेगी तब तक कार्यपालिका एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन चूंकि कार्यपालिकाओं का जिस दल की सरकार होती है उसका बहुमत होता है, वहाँ कहाँ व्यवस्थापिका में, विशेषकर संस्थात्मक शासन प्रणाली में। मैं क्या बोल रहा हूँ? विशेषकर संस्थात्मक शासन प्रणाली में, जैसे भारत और ब्रिटेन के अंतर्गत, तो वहाँ उनका बहुमत होता है संसद में। तो वास्तविक रूप में वहाँ पारित हो जाता है वो जो बजट होता है। क्योंकि यदि उसको पारित नहीं करते हैं, पारित नहीं करने का मतलब ये होता है कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास है, अब अविश्वास है तो इसका मतलब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। भाई मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो वास्तव में यहाँ मंत्रिमंडल आता कहाँ से? व्यवस्थापिका में से ही तो निकलता है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे नहीं कि सत्ता छोड़ें हम, तो इसलिए वो बजट को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जिस रूप में मंत्रिमंडल ने या वित्त मंत्री ने बजट को संसद के सामने रखा है। पहले प्रथम सदन के पास में ही रखा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। भारत में प्रथम सदन कौन है? लोकसभा, ठीक है। अब वास्तव में आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी कार्यपालिका ही करती है। वास्तविक रूप में आर्थिक दृष्टि से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं की क्रियान्विति करना, इसी के साथ में उनकी निगरानी करना और योजनाएं बनाना, ये कार्यपालिकाओं के ही मुख्य कार्य हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि आर्थिक कार्यों का भी कार्यपालिकाएं संचालन करती है दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत। और वर्तमान समय में तो कार्यपालिकाएं विशेषकर आर्थिक कार्यों को कर ही रही हैं।
इसके बाद में इसका पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट लेते हैं हम। दूसरा पार्ट है संकटकालीन कार्य। पूरी दुनिया में सभी देशों के अंतर्गत, सभी देशों के सामने कोई न कोई संकट जरूर रहता है, चाहे आंतरिक संकट हो चाहे बाहरी संकट हो। क्या कह रहा हूँ मैं? आंतरिक संकट जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, बाहरी संकट मतलब जैसे बाहरी आक्रमण का खतरा हो। तो सभी देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में संकट का सामना करने के लिए या देश संकट से उबर सके, इसके लिए सभी देशों के संविधानों में किसी न किसी रूप में संकटकालीन कार्य करने की शक्तियां कार्यपालिका को ही सुपुर्द कर दी जाती हैं। ऐसा संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। जैसा हमारे भारत में है, ठीक है, फ्रांस में भी व्यवस्था है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे भारत की बात आती है तो अनुच्छेद 352 से 60 तक इसका उल्लेख किया गया है कि भी संकट जैसी स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति के हाथों में ही सारी शक्तियां चली जाती हैं और राष्ट्रपति ही खुल करके शक्तियों का प्रयोग करता है। मतलब ऐसी स्थिति में कार्यपालिका ही शक्तिशाली हो जाती हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियां नगण्य हो जाती हैं। जैसे हमारे भारत के अंतर्गत हम देखें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत विशेषकर इनका उल्लेख किया गया है। मैं इन सभी बातों को व्यापक रूप में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम तो केवल कार्यपालिका के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं और वो भी पूरी दुनिया के संदर्भ में, केवल भारत विशेष के संदर्भ में नहीं। नो, हम भारत विशेष की बात करेंगे तो संकटकालीन कार्यों को व्यापक रूप में समझाएंगे, प्रत्येक आर्टिकल को व्यापक रूप में समझाएंगे। और वो किस में लेंगे हम? जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम समझा रहे होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था समझा रहे होंगे, तब इसके बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल यही ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप सभी देशों के अंतर्गत संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए संविधान के अंतर्गत ही कार्यपालिकाओं को शक्तियां दी जाती हैं, ऐसा उल्लेख कर दिया जाता है। मतलब संविधान में ये उल्लेख कर दिया जाता है कि संकट जैसी स्थिति का सामना मुख्य कार्यपालक के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में संकट जैसी स्थिति के अंतर्गत या बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति के अंतर्गत या वित्तीय संकट जैसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में शीघ्र निर्णय की जरूरत होती है और शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। तो शीघ्र निर्णय केवल कार्यपालिका ही ले सकती है, व्यवस्थापिका नहीं ले सकती। भाई व्यवस्थापिका में तो सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष आपस में हाथापाई, धक्का मुक्की, गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। वो तो उसमें समय नष्ट कर देंगे। और देश के सामने संकट आ रहा है, किसी दूसरे देश ने आक्रमण की चुनौती दे दी, क्या अलर्ट होइए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। व्यवस्थापिका के सामने ले जाए कि बताओ अब हम क्या करें, युद्ध करें कि नहीं करें। व्यवस्थापिका है तो विचार विमर्श क्या, वो तो गाली गलौज, धक्का मुक्की पर उतारू हो जाती हैं। फिर देश का क्या होगा? आज एक सेकंड का भी विलंब यदि किया जाता है तो देश का बहुत बड़ा अहित होगा। ऐसी स्थिति में सभी देशों के संविधान में किसी न किसी रूप में कार्यपालिकाओं को ही ये शक्तियां दी जाती हैं, इसलिए जिससे कि ये जल्दी से जल्दी शीघ्र तीव्र निर्णय ले सकें कि देश का हित ना हो। आज वास्तविक रूप में मानव जाति हमें कहेंगे बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। केवल युद्ध ही नहीं, मानवीय गलती से भी बहुत बड़ा विनाश हो सकता है और युद्ध जैसी स्थिति के अंतर्गत तो कार्यपालिकाएं ही शीघ्र निर्णय ले सकती हैं, व्यवस्थापिकाएं नहीं ले सकती हैं। इसलिए सभी देशों में किसी न किसी रूप में संविधान में ही संकटकालीन शक्तियों को उल्लेख कर दिया जाता है और ये शक्तियां किसको सौंपने की बात की जाती है? मुख्य कार्यपालक को। हमारे भारत में मुख्य कार्यपालक दो हैं, राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। तो ये किसको दी जाती हैं? हमारे राष्ट्रपति को, जो कि राज्याध्यक्ष कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई संकटकालीन शक्तियां कार्यपालिका सभी देशों के अंतर्गत। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको संवैधानिक कार्य और संकटकालीन कार्य, ये दो कार्य ऐसे हैं वास्तविक रूप में इनका उल्लेख सभी देशों के संविधानों के अंतर्गत कर दिया जाता है। इसलिए जो संवैधानिक कार्य हैं और संकटकालीन कार्य हैं, इन्हें संचालित करने के लिए सभी देशों के अंतर्गत अनेकों प्रकार की संस्थागत संरचनाएं होती हैं। क्या बोला मैंने? अनेकों प्रकार की संस्थागत संरचनाएं होती हैं। इसलिए यहाँ कार्यपालिकाएं खुलकर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, मगर राजनीतिक कार्य हैं, यहाँ कार्यपालिकाएं स्वतंत्र रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं। अब देखो यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका होती है
वह समाज और राज्य के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। समझे, अब इसमें वैसे देखिए सारी चीज़ सारे बिंदु आ जाते हैं इसमें। कार्यपालिका समाज और राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। कैसे? समाज की जो मांगे हैं सरकार के सामने, पॉलिटिकल सिस्टम के सामने कार्यपालिकाएं, मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। राज्य के सामने, सरकार के सामने जो समस्याएं हैं कार्यपालिकाएं ही, मंत्रिमंडल ही समाज को अवगत कराते हैं कि सरकार के सामने ये समस्याएं हैं। कहने का मतलब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत कार्यपालिका ही मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। तो विशेषकर चूंकि कार्यपालिका किसी न किसी दल से जुड़ा होता है, तो विशेषकर हम ये कहेंगे कि यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो राजनीतिक दल होता है, दल के द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि जिस दल को बहुमत मिलता है उसी की तो सरकार बनती है। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि देखो वास्तव में कभी कभी जो कार्यपालिकाएं होती हैं वो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से सीधा ही पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था के सामने मांगे रखते हैं स्वयं अपनी तरफ से कि भाई देश के लिए अब इस प्रकार के कानून बनाए जाएं, देश हित में ये कार्य किया जाना चाहिए। और कार्यपालिकाएं ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जनता का उन्हें समर्थन मिले। तो वास्तव में जो कार्यपालिकाएं होती हैं ना, वो इनपुट के रूप में भी कार्य करती हैं। मतलब जनता की जो मांगे होती हैं ना वो तो है ही हैं, लेकिन स्वयं कार्यपालिकाएं, मंत्रिमंडल भी अपनी तरफ से नई मांगे तैयार कर लेते हैं कि भाई अब जनता के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, देश हित में होंगे ये। तो कहने का मतलब वास्तविक रूप में जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्वयं कार्यपालिका ही इनपुट के रूप में कार्य करने लग जाती हैं। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सभी देशों के अंतर्गत कार्यपालिका ये कार्य करती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के सामने ये बातें आएंगी, इसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम उन मांगों को स्वीकार कर रहा है। कानून, नीतियाँ, निर्णय, योजनाएँ जो भी तैयार हो रही हैं, फिर उसके बाद में जैसे ही जो नीति बन जाती है और जनता के अनुरूप हो रही है और जनता की प्रश्न हो रही है कि हमने तो ऐसी मांग नहीं रखी, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे लिए ऐसा कुछ नियम बना दिया कि हम वास्तविक रूप में बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। जैसे हमारे वर्तमान समय भारत के अंतर्गत देखते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या किसानों ने कहा है कि हमें इतने रुपये दीजिएगा, 6,000 रुपये का जो इन्होंने तोहफा दिया है जनता को, क्या जनता ने कहा है या स्वयं प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से किया? अपनी तरफ से किया। तो ये जो अपनी तरफ से किया है, अपनी तरफ से करना ही है। कार्यपालिका के द्वारा एक प्रकार से मांगे सरकार के सामने रखना है, पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखना है। तो ये स्वयं ही ये निर्णय ले रहे हैं, स्वयं ही अपनी मांगे उठा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं इस रूप में कार्य कर रही हैं। इसका हम यहाँ प्रतिनिधित्व के रूप में ले देखेंगे। ठीक है, मतलब वास्तविक रूप में वर्तमान समय में जो कार्यपालिकाएं वो पूरे समाज का, पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व इस रूप में करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ मांगे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखते हैं और ये नीतियाँ और निर्णय बनते हैं। नीतियाँ निर्णय बनते हैं तो वापस समाज के पास आते हैं और समाज के द्वारा इनको बदले में समर्थन मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल है मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये आप डेड स्टोन का इनपुट आउटपुट मॉडल, आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल आप ठीक से समझिएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। और ये दोनों मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मॉडल यदि आप समझ जाते हैं तो राजनीति विज्ञान ज़्यादातर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो संवैधानिक कार्य होगा, संकटकालीन कार्य होगा। अब इधर आइएगा, तीसरा है राजनीतिक कार्य। आधुनिक समय में वास्तव में कार्यपालिकाएं राजनीतिक कार्यों को स्वतंत्र रूप में करती हैं। इनके ऊपर तो फिर भी प्रतिबंध है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में करती हैं। अब कौन कौन से राजनीतिक कार्य हैं? नंबर 1, प्रतिनिधित्व व एकीकरण का कार्य। कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में पूरे देश को एकजुट रखने का प्रयास करती है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य। मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष से कोई प्रतिनिधि चुन करके आ जाता है तो प्रतिनिधि चुनने के बाद वो क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधि नहीं होता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। और इसे पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है, अपने क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधि नहीं, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि है, ऐसा विचार उसका होना चाहिए। तो वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, मंत्री समझ रहे हैं ना, तो वो वास्तविक रूप पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश या समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में एकीकरण का कार्य करते हैं। उन्हें एकता के सूत्र में पिरोए रखने का प्रयास भी इनके द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है नेतृत्व। पूरे समाज का, पूरे देश का,
नेतृत्व भी, लीडरशिप कार्यपालिकाओं के द्वारा किया जाता है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। अब वास्तव में पूरे समाज का, पूरे देश का जो नेतृत्व है कार्यपालिकाएं करती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मुख्य कार्यपालक होता है वह विवेकवान हो, आकर्षक व्यक्तित्व का हो। क्या कहा मैंने? आकर्षक व्यक्तित्व का हो, विवेकवान हो, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। व्यवस्थापिकाएं पूरे देश का, समाज का नेतृत्व नहीं कर सकती। ये कार्य केवल कार्यपालिका ही कर सकती हैं, और इसमें भी मुख्य कार्यपालक। मुझे बताइए, आज विश्व महामारी का दौर है। मैं भारत को उदाहरण दे रहा हूँ। जब भी लॉकडाउन से संबंधित कोई घोषणा की बात आती है तो हम किसकी तरफ टकटकी लगाए देखते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। कौन है माननीय प्रधानमंत्री? जो मुख्य कार्यपालक। कौन है? मुख्य कार्यपालक है। तो पूरे देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। तो इसलिए कार्यपालिकाओं के द्वारा सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत नेतृत्व से संबंधित कार्य भी किया जाता है। ठीक है। तीसरा है विचार विमर्श व निर्णय करना। अब देखो, वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत उस रूप में आज विचार विमर्श नहीं हो रहा जिस रूप में विचार विमर्श होना चाहिए। व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत तो वास्तविक रूप में हाथापाई, गाली गलौज, तालियों की गड़गड़ाहट, थप थप की आवाज़ें ही आती रहती हैं। हमारे स्पीकर महोदय प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट बोलते रहते हैं, और संसद के अंतर्गत आवाज़ें आती रहती हैं। नहीं, अगर ऐसा होगा तो विचार विमर्श कहाँ होगा? इसलिए वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका से बाहर ही किस प्रकार के कानून बनाए जाने हैं, देश हित में क्या कुछ करना है, मंत्रिमंडल खुलकर के विचार विमर्श कर लेता है और निर्णय भी ले लिए जाते हैं। उसके बाद में संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, संसद में बहुमत होता है, संसद उसे स्वीकार कर लेती है। तो मुझे बताइए, विचार विमर्श और निर्णय करना, इसमें भी आज पहल कौन कर रहा है? कार्यपालिकाएं कर रही हैं। व्यवस्थापिकाएं पिछड़ रही हैं, क्योंकि व्यवस्थापिकाएं अपने अंदर सुधार नहीं कर पा रही हैं। अन्य संरचनाएं अपने अंदर सुधार कर रही हैं। इसलिए अन्य संरचनाएं मीन्स विशेषकर कार्यपालिका, इनके द्वारा सब जगह पहल की जा रही है। कानून बनाने की बात आती है तो वास्तव में कार्यपालिकाएं इस क्षेत्र में अब बहुत आगे बढ़ गई हैं। लॉर्ड हेवर्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि कार्यपालिकाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, इनकी कार्य की संख्या बढ़ती जा रही, शक्तियाँ बढ़ती जा रही। इसलिए इन्होंने कहा कि ये नई तानाशाही है, इसे रोको समय रहते, अन्यथा हमारी स्वतंत्रता को निगल जाएगी। लॉर्ड हेवर्ट ने कहा ये कहाँ? लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म, नोट कीजिएगा, लॉर्ड हेवर्ट की पुस्तक है न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही। नई तानाशाही के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है कि कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं, इनको रोकिएगा, अन्यथा ही हमारी स्वतंत्रता को निगल जाएंगे। केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात बोल रही हैं, और ये बात सत्य भी है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में सभी संरचनाएं एक दूसरे से संतुलित होनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी एक अंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, ये हमारा शरीर व्यवस्था है, शरीर व्यवस्था में हाथ बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ाएगी या नहीं? यस। तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इस पार्ट है, इसके अंग है। तो कार्यपालिका भी तो एक अंग ही तो है उसका। अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो मुझे बताइए पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी या नहीं? होगी। इसलिए लॉर्ड हेवर्ट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है, इसलिए समय रहते से रोकें, अन्यथा ही हमारी स्वतंत्रता को निगल जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। चौथा, निरीक्षण, क्रियान्वितीकरण व नियंत्रण। आधुनिक समय में सभी देशों के अंतर्गत कार्यपालिकाएं ही संपूर्ण प्रशासन का
निरीक्षण करती हैं। इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी क्रियान्विति भी कार्यपालिकाओं के द्वारा की जाती है। और इसी के साथ में समग्र संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण भी कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंतिम है पांचवा, उत्तरदायित्व व जवाबदेही। वास्तविक रूप में प्रशासन का संचालन कार्यपालिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात की जाए, ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन भाई कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल जनता के प्रति तो उत्तरदायी होता है, जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कार्यपालिकाएं वास्तविक रूप में, अगर संसदात्मक शासन प्रणाली की बात आए तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इन्हें प्रत्येक कार्य का जवाब जनता को देना पड़ता है। और व्यवस्थापिका में तो इनसे सभी प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब लिए जाते हैं कि आपके विभाग में ये काम गलत हुआ तो क्यों हुआ, जवाब दीजिए। मंत्री से पूछे जाते हैं प्रश्न, जीके के प्रश्न नहीं, विभाग से संबंधित प्रश्न। जिस विभाग का जो अध्यक्ष होता है, जैसे शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा मंत्री होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं उत्तरदायी होती हैं संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति। और चाहे शासन प्रणाली संसदात्मक और अध्यक्षात्मक को, वास्तविक रूप में तो कार्यपालिकाएं जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता को जवाब देना पड़ता है। क्यों? कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, और स्थायी कार्यपालिका स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सिविल सेवक कहते हैं जिनको। तो स्थायी सरकारी कर्मचारी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगर उनसे कोई गलत काम भी हो जाता है तो जवाब तो राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल को ही देना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक रूप में राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका, जिसमें केवल राजनीतिक कार्यपालिका होगी, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता को जवाब देना पड़ता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि कार्यपालिकाओं के द्वारा उत्तरदायित्व है, जवाबदेही से संबंधित कार्य भी किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी कार्यपालिकाओं की ही होती है, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये राजनीतिक कार्य हो गए 5, ठीक है भाई। तो 3 पार्ट हो गए, संवैधानिक कार्य, संकटकालीन कार्य और राजनीतिक कार्य। क्लियर? आप देखो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। ये अक्सर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, आईएएस एग्ज़ाम में, कॉलेज स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में निश्चित रूप में इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित केवल। तो समझे क्या है ये, कि जो ये कार्यपालिका के 3 पार्ट हमने बताए कार्यों के, वास्तव में कार्यपालिका के कार्य कुछ नियामक भी होते हैं। इसका मतलब सभी देशों के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के कार्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कार्यपालिका के कार्यों में कुछ अंतर जरूर हो जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन कुछ अंतर है। तो ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा अंतर इसलिए आता है कि कार्यपालिका के कार्य कुछ नियामक होते हैं, मतलब कार्यपालिका के कार्यों के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। इन तत्वों से निर्धारित होगा कि किसी भी देश की कार्यपालिका के द्वारा कितने कार्य किए जाएंगे, कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन कुछ अंतर आ जाता है। तो वो 5 नियामक मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। पहला है कार्यपालिका के कार्यों के नियामक या कार्यपालिका के कार्यों के निर्धारक तत्व, मतलब कार्यपालिकाओं के कार्यों को ये निर्धारित करते हैं कि कार्यपालिका के कार्य कम होंगे या ज़्यादा होंगे। समझ गए ना? तो नियामक पहला है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लो भारत की या अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में आप कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है। तो भारत में
राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति लोकतांत्रिक है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। चीन में देखें हम तो चीन में क्या है, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। तो वास्तव में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है या स्वेच्छाचारी है या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति होती है वो कार्यपालिका के कार्यों की नियामक बन जाती है। वैसे चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली हो, स्वेच्छाचारी हो और चाहे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, कार्यपालिका के कार्य में इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में वास्तव में चाहे शासन प्रणाली का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कोई भी क्यों ना हो, वास्तव में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है, लेकिन फिर भी अंतर पाया जाता है। हम सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की बात करें, जैसे चीन की बात करते हैं, तो वास्तविक रूप में वहाँ केवल जो साम्यवादी दल है ना वो सर्वे सर्वा है। कार्यपालिका ही साम्यवादी दल के सारे पर कार्य करती है, व्यवस्थापिका भी साम्यवादी दल के सारे पर कार्य करती है, न्यायपालिकाएं भी साम्यवादी दल के सारे पर कार्य करती है। तो अंतर हुआ कि नहीं? जबकि भारत में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निर्धारित करेगी कि कार्यपालिकाओं के द्वारा कितने कार्य किए जाएंगे। दूसरा, शासन का ढांचा क्या है, वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कार्यपालिकाओं के कार्य कम होंगे या ज़्यादा होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में देखा जाए तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली जैसा ब्रिटेन और भारत, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका, कार्यपालिका अमेरिका में भी शक्तिशाली है, ब्रिटेन में भी और भारत में भी। लेकिन फिर भी विद्वानों ने ये बतलाया है कि शासन का ढांचा है, इससे भी कार्यपालिका के कार्य निर्धारित होते हैं। ठीक है। तीसरा, कार्यपालिका की प्रकृति या प्रकार। हाँ, कार्यपालिका की प्रकृति भी या प्रकार भी निर्धारित करता है कि कार्यपालिका के कार्य कम होंगे या ज़्यादा। जैसे कार्यपालिका के आज मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं पूरी दुनिया में, नाममात्र की, वास्तविक, ठीक है, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकल, बहुल, वंशानुगत और निर्वाचित। तो वास्तव में कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो भी कार्यपालिका के कार्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक है। कार्यपालिका के प्रकार के बारे में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, कार्यपालिका की प्रकृति या प्रकार से संबंधित वीडियो हमने अलग से अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। चौथा है देश की आंतरिक व बाहरी परिस्थितियाँ। यस, देश की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियाँ भी कार्यपालिका के कार्यों को निर्धारित करती हैं कि कार्यपालिका के कार्य कम होंगे या ज़्यादा होंगे। मान लीजिएगा किसी देश के अंतर्गत आंतरिक दृष्टि से हम देखें तो शांति है, कोई गृहयुद्ध जैसी स्थिति नहीं है। बाहरी दृष्टि से देखें तो किसी भी देश से बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं है, सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। तो कार्यपालिकाएं उस रूप में शक्तिशाली नहीं होंगी जिस रूप में, जिस देश के अंतर्गत आंतरिक रूप में अशांति और बाहरी रूप में किसी अन्य देश के आक्रमण का खतरा है, वहाँ कार्यपालिकाएं ज़्यादा शक्तिशाली होंगी। समझ गए इसका मतलब। तो वास्तव में देश की आंतरिक और बाहरी परिस्थिति भी निर्धारित करती हैं कि कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होंगी या नहीं, या उनके कार्यों की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं व्यवस्थापकों के बनिष्ठ। ठीक है। अंतिम, राजनीतिक दलों की प्रकृति। वास्तविक रूप में तो कार्यपालिकाएं यदि शक्तिशाली हो रही हैं भाई, राजनीतिक दलों के हिसाब से ही हो रही है। अब राजनीतिक दलों की प्रकृति भी ये निर्धारित करेगी कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होंगी या नहीं, उनके कार्यों की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी। दलों की प्रकृति मीन्स वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, मतलब एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कार्यपालिकाओं के कार्य कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये कार्यपालिका के कार्यों के 5 नियामक मैंने आपको बतलाए हैं। इन 5 नियामकों को आप नोट कीजिएगा। इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और मैंने देखा है अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं वो समझ से बाहर है। मैं जब एमए के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे बताइए कार्यपालिका के कार्यों के नियामक कुछ होते हैं या नहीं, तो पहली बात तो पूछते हैं नियामक की क्या होता है। अरे भी कार्यपालिका के कार्यों को निर्धारित करने वाले तत्व हैं कि नहीं, तो कौन से तत्व? बोला सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, कई किताबों में है नहीं। हाँ ठीक बात है। आज विशेषकर विद्यार्थी में देखता हूँ कि एक लेखक की किताब को पढ़ना भी बड़ा मतलब है, एक प्रकार से उसको बीमारी समझते हैं कि नहीं 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 इतना कहाँ पढ़ा जाएगा, तो फिर क्या पढ़ेंगे भाई। मैं आपके लिए प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करता हूँ इसमें मैं हमारे भारत के अंतर्गत राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुस्तकें हैं उन सब का सहारा लेकर के और आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमने कार्यपालिका के कार्य और कार्यों के नियामक तत्व बतलाए हैं। इनसे संबंधित टोटल 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। और स्नातकोत्तर स्तर पर, स्नातक स्तर पर इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप पूर्ण रूप में इसे ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।